और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे शाहजहांपुर की। सबसे पहले जहां पर बीती रात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अक्षत कलश के लिए निकली कीर्तन रैली पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि मगरिया चौराहे पर रैली में शामिल युवाओं का कुछ लोगों से विवाद हो गया और फिर पथराव होने लगा। जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और बीजेपी विधायक भी पहुंचे और पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात उज्जैन संभाग के कमिश्नर और रेंज के आईजी भी शाहजहांपुर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक की माने तो 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। पूरे विवाद में एक युवक को चोट आई जिसका इलाज जारी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात और कुछ इलाकों में धारा 144 लागू। तो अक्षत बांटने के दौरान पूरा विवाद शुरू हुआ और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग अक्षत बांट रहे थे उन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के साथ साथ कोशिश की गई कि माहौल को बिगाड़ा जाए। हालांकि इसमें आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, हालांकि कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। विवाद में एक युवक घायल है, स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल कुछ इलाकों में धारा 144 लागू किया गया है। अक्षत बांटने के दौरान ये विवाद की स्थिति आप देख रहे हैं। शाहजहांपुर की अक्षत बांटने के दौरान विवाद यहां पर हुआ और खूब नारे लगने लगे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा भी हुए और कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन की टीम को संज्ञान लेना पड़ा। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल इस पूरे ही इलाके में पुलिस बल तैनात है, साथ ही साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। चौबीस आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 24 के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। नामजद आरोपी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक घायल भी बताया जा रहा है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। विवाद हुआ, एक घायल हुआ और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला शाहजहांपुर का है, जब अक्षत बांटने के लिए निकले थे और उसी दौरान ये विवाद उत्पन्न हुआ। तो क्या प्रारंभिक सूचना मिली है कि जो अक्षत बांटने वाली जो टोली थी, जो निमंत्रण जो बांट रहे हैं, उसके साथ में कुछ घटना हुई है। इस प्रकार की बात हमारे पास सामने आई। तत्काल हमारे द्वारा फोर्स भेजा गया है और जगह जगह हमने प्लेट और पॉइंट्स लगाए हैं और उसमें एक व्यक्ति को हल्की सी चोट है और जिसमें हमने एफआईआर की है। सुनील हंचोरिया शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो पूरा मामला है जो सामने आया है वो भी तब जब अक्षत बांटा जा रहा था, इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है और अभी क्या सब कुछ नियंत्रण में है? जी देखिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल शाम को एक पूरा विवाद हुआ था और एक छोटा सा विवाद है जिसने एक बड़ा रूप ले लिया था और उसके बाद प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पे आया और जो तमाम शहर के संवेदनशील इलाके वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती करना पड़ी। बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के लोग देर रात तक थाने पर जमा थे। इस पूरे मामले में कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 24 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। पुलिस की टीमें रात भर चप्पे चप्पे पर तैनात रही है और इसके अलावा इस घटना में जो भी आरोपी शामिल थे उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें सर्चिंग करती रही। हालांकि अधिकृत जानकारी पुलिस की तरफ से फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले, माहौल को खराब करने वाले कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। हालांकि अधिकृत पुष्टि पुलिस की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है, न ही उसकी गिरफ्तारी की प्रामाणिक पुष्टि न्यूज़ 18 करता है। लेकिन पुलिस की प्रारंभिक कोशिश यही थी कि जिन लोगों ने भी ये माहौल खराब किया उन लोगों को अरेस्ट किया जा सके और ताकि जो लोगों का गुस्सा है वो शांत हो सके। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। देर रात उज्जैन संभाग के कमिश्नर और
आईजी के साथ ही पूरी रात जो है कलेक्टर रिजू बापना और एसपी यशपाल सिंह लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। और राहत भरी बात है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। ठीक है सुनील, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुरैना की। मुरैना में अवैध रेत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 ट्रॉली रेत को मिट्टी में मिला दिया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। तो ये बड़ी कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और इसी बीच एक और उपलब्धि कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए 500 ट्रॉली से अधिक इसमें डंपर थी, जिसे जब्त कर लिया गया। रेत को जेसीबी से मिट्टी में मिलाया। सरायछोला थाना के कुआरी पिंडबा गांव में रेत के डंप थी। कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप भी मचा है। रेत माफिया की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अवैध रेत को जेसीबी से मिट्टी में मिलाया गया, बड़ी कोशिश यहाँ पे। और लगातार रेत माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, पर प्रशासन की सक्रियता की वजह से कहीं ना कहीं इस पर रोक लगती हुई नजर आ रही है, जो कि बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी बीच मुरैना में भी कुछ ऐसी तस्वीर। मध्य प्रदेश में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। दरअसल ठंड के चलते समय में बदलाव किया गया। सुबह 10 बजे अब स्कूल खुलेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों पर यह फैसला लागू रहेगा और सरकार की तरफ से क्योंकि यह फैसला लिया गया है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड के चलते समय बदलने का फैसला किया गया है और जो बच्चे सुबह 7 बजे उठकर स्कूल जाते थे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कि 10 बजे अब सभी स्कूल खुलेंगे, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। सरकारी या निजी, दोनों में से कोई भी स्कूल क्यों ना हो, फैसला सब पर लागू होगा। ठंड को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रदेश में स्कूलों के समय परिवर्तन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों के समय में परिवर्तन के निर्देश दिए हैं। सुबह और 2 पालियों में चलने वाले शासकीय और अशासकीय विद्यालय सुबह 10 बजे से खुलेंगे। जो शासकीय विद्यालय सुबह 10:30 बजे से खुलते थे, वे अपने समय के साथ ही खुलेंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की पहले से निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार ही होगा। ये आदेश 20 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है। जो बदलाव स्कूल के समय में किया गया है, उसे लेकर के ट्वीट। और कोहरे के आगोश में राजधानी आ चुकी है। देर रात से ही राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई। आपको बता दें कि विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रही है। कोहरे के चलते दिन का तापमान 4 से 7 डिग्री कम था। मालवा के इंदौर उज्जैन में हल्की बारिश का अनुमान है। भोपाल नर्मदापुरम संभाग में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देर रात तक कोहरा रहेगा। कड़ाके की ठंड और कोहरा और इस बीच बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, इसलिए और भी सावधान हो जाइए। अच्छे से जो तमाम सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखें। शैलेंद्र भरौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मौसम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में स्कूलों में तो बदलाव किया ही गया है, लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए भी खास प्रोटोकॉल, क्या जानकारी आपके पास? फिलहाल मौसम कैसा? देखिए, बिल्कुल अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो राजधानी भोपाल देर रात से ही कोहरे के आगोश में सीधी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। जिस तरीके से राजधानी में इस नए साल में एक भी दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए और जो कोहरा है वो लगातार हो रहा था, लेकिन अब जो है आज बेहद तेज कोहरा जो है राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। और ये कोहरा देर रात से ही आना शुरू हो गया था और सुबह होते होते इसकी विजिबिलिटी जो है आप देख सकते हैं कि 50 मीटर से 10 मीटर से लेकर 50 मीटर के बीच हो गई है। तो ऐसे में जो लोग सुबह घर से निकल रहे हैं आवश्यक कार्य के लिए, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हेडलाइट जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है और इसके अलावा
जिस तरीके से मौसम में तापमान में जो गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते भी ठुठरन जो है वो लोगों की बढ़ गई। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नौनिहाल जो बच्चे हैं जो सुबह 7 बजे स्कूल जाया करते थे उनकी टाइमिंग बढ़ाई, 10 बजे के पहले मध्य प्रदेश का कोई भी स्कूल, चाहे वह सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, नहीं खुल सकेगा। ये निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए हैं। तो जिस तरीके से राजधानी में कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 20 जनवरी तक इसी तरह का मौसम राजधानी के साथ। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चुनावी मैदान में कांग्रेस की युवा टीम नजर आ रही है। बैठकों के बाद चुनावी मैदान में युवा टीम आज से 4 दिवसीय दौरे पर पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष रहने वाले हैं। मां पीतांबरा के दर्शन के साथ ही दौरे की शुरुआत करेंगे। दतिया में बैठक होगी, 4 बैठकें होंगी। पटवारी, उमंग सिंगार, भंवर जितेंद्र सिंह का दौरा रहेगा। दतिया, भांडेर, लाहौर और भिंड में बैठक करेंगे। चुनावी रणनीति और लोकसभा प्रत्याशी पर मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनावी मैदान में युवा टीम आखिर किस तरह का कमाल दिखा पाएगी? बैठकें हैं, कितनी खास रहेंगी, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अलग अलग मोर्चे संगठनों की बैठकें आयोजित की गई, अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठकें हुई। खुद भंवर जितेंद्र सिंह राजधानी भोपाल पहुंचे, उन्होंने बैठकें की। कमलनाथ भी इस बैठकों में शामिल हुए और उसके बाद ये टीम अब क्षेत्र में निकल चुकी है, यानी इलाके में जाकर अब मैदानी बैठकों करने का काम करेगी। खासकर उन सीटों पर फोकस ज्यादा है जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, लेकिन कांग्रेस उन सीटों को हार गया। जैसे लाहौर की अगर बात करते हैं, लाहौर डॉक्टर गोविंद सिंह वहां से विधायक हुआ करते थे, 7 बार वो चुनाव जीते, लेकिन 8वीं बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज से ये दौरे की शुरुआत हो रही है। 4 दिन के ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं और अलग अलग विधानसभा में जाकर विधानसभा वार जो है वो बैठकें होंगी। यानी जो लोकसभा की तैयारियां हैं वो अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 के नतीजे कांग्रेस के अनुकूल नहीं थे। 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। चूंकि इस बार पूरी टीम जो है वो नई टीम है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो या फिर जो तमाम जो प्रभारी बनाए गए हो, तो वो सब युवा टीम जो है वो अब मैदान में उतरी है। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम संगठनात्मक तैयारियां जो है वो करने में जुटी हुई है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जिस तरीके से बैठकें कर रही है या दौरे कर रही है, इसका कितना फायदा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी को साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में नए विधायकों की पाठशाला हो रही है। एमपी विधानसभा में आज से प्रबोधन कार्यक्रम होगा। 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिखाएंगे संसदीय नियम। सीएम, नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 दिन सदस्यों को मार्गदर्शन मिलेगा। एमपी में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 19 फरवरी तक विधानसभा का यह सत्र चलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद यह देखना बेहद अहम होगा कि जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में किसके लिए कितना सोचा जाएगा। तमाम ऐसे वर्ग हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो या फिर युवा वर्ग हो, इन तमाम वर्गों के लिए बजट में क्या कुछ खास होगा ये देखना अभी बाकी है, जो कि 7 फरवरी से शुरू होगा। और जबलपुर में आज से हड़ताल पर जा सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स। 4 महीने से स्टाइपेंड न मिल पाने के कारण जूडा ने हड़ताल की चेतावनी दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन समिति कमिश्नर को पत्र लिखकर हड़ताल की चेतावनी दी है। 9 और 10 जनवरी को ओपीडी सेवाएं भी बंद रहेंगी और मांगे पूरी नहीं होने पर 11 जनवरी से इमरजेंसी सेवाएं देना बंद कर देंगे जूनियर डॉक्टर्स। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र के कोदा झीरी गांव के पास पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर एक कंटेनर से अवैध रूप से ले जा रहे गोवंश को पकड़ा है। कंटेनर कुरई थाना क्षेत्र की सीमा से गुजर रहा था और तभी पुलिस ने नाकाबंदी कर कंटेनर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कंटेनर में सवार आरोपी पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने कंटेनर से 38 जिंदा गौवंश बरामद किए हैं, जिन्हें गौशाला भिजवाया गया। इसके अलावा 18 मृत गौवंश भी बरामद किए गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
रही हुई जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 38 मवेशी जीवित थे और करीब 18 मवेशी मरे हुए पाए गए और वाहन भी तेलंगाना का ही है। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध 307, 120 और गोवंश के तहत मामला कायम किया गया है। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली गुल नहीं होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा विभाग को पहला बड़ा निर्देश दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए और ना ही उस दिन किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का काम किया जाए। यानी कि 22 जनवरी का जो दिन है वो बेहद खास है और इसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है ताकि कोई भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने से दूर ना हो। निर्देश जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को चैनलों पर आम जन देख सकें, इसलिए विद्युत में कोई अवरोध ना हो, उस दिन मेंटेनेंस ना किया जाए, लोग अपने घरों पर प्रकाश कर सकें, दीपावली मना सकें। इस संबंध में मेरे द्वारा समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए मॉल और रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों से आग्रह किया था। क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगे हुए हैं, उसको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस राममय उत्सव में अकारण किसी ने असहयोग किया तो उसे इंदौर की जनता जवाब देना जानती है। मुझे नहीं लगता कि किसी को राम जी और राम के काम में आपत्ति होगी। कि सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। कहीं लोगों के मन में ये विषय था, तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से जारी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की नई तस्वीरें जारी कर दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिनमें दिखाया गया है कि रात में राम मंदिर बेहद भव्य दिखता है और इसकी शोभा निहारते ही बनती है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आज दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो दिल्ली पार्टी ऑफिस में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण खास इस बैठक को कहा जा सकता है। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी महासचिवों की बैठक होगी। जेपी नड्डा अध्यक्षता इस बैठक की करेंगे। बेहद खास मान सकते हैं, चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर के रणनीति मंथन पर फोकस बीजेपी का है। और अब बात मुरैना की, जहां धर्मांतरण की शिकायत मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घर में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वालों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि यहां पर वीएचपी कार्यकर्ता ने इस प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया है। इसके बाद मौके से 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। मौके से ईसाई मिशनरियों की सामग्री भी बरामद की गई है। इस बीच कार्यकर्ताओं ने भोले भाले ग्रामीणों को इस तरह के किसी भी झांसे में न पड़ने की समझाइश भी दी है और धर्मांतरण कराने वाले दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
क्या गीता है, क्या बताओ। उन लोगों ने इन्हें सूचना हमें दी कि छत्तीपुरा में आज भी लोग वहाँ प्रार्थना सभा चला रहे हैं और धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे तो उनके हमने वीडियो बनाए जो मीडिया में हमने डाले हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। और वो प्रयास पूर्ण कर रहे थे। 2-4 फैमिलियों ने धर्मांतरण कर लिया है, लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो पुलिस के डर के प्रभाव की वजह से वो अंट के मतलब मना करने लगे कि हमने नहीं किया, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। तो उनको पुलिस ने भी डरा धमका के समझाइश करके उनको छोड़ दिया है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जो भी सिंधु परिषद के लोग भी गए थे उनसे भी बात हुई थाना प्रभारी की, तो वो उसमें कन्विंस थे तो कि धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है। पर व्यक्ति स्वतंत्र है कोई भी किसी की भी पूजा करने के लिए, लेकिन फोर्स। भोपाल के आंचल बालिका गृह की सभी 41 बच्चियों को परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ बच्चियों को माता पिता की जगह रिश्तेदारों को सौंपा गया। ज्यादातर बच्चों के मां बाप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हालांकि परिजनों ने धर्मांतरण की बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आंचल बालिका गृह में बच्चों को डाला गया था। बाल कल्याण समिति मौके पर मौजूद रही। हालांकि बाल कल्याण समिति के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।